स्वागत है सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम सीजी व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे गए सामान्य मानसिक योग्यता के 30 क्वेश्चन देखेंगे। जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी रीजनिंग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले एग्जाम में। वीडियो को पूरा देखेगा लास्ट तक सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उस आरेख का चयन करें जो गेहूँ, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, तो देखो क्या क्या बोला गया है, गेहूं और मक्का और अनाज। तो अनाज के अंदर गेहूं और मक्का आएगा, लेकिन मक्का और गेहूं दोनों अलग अलग चीज़ है ना। तो देखो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। एक तो बड़ा सर्कल होगा, ठीक है, एक बड़ा सर्कल हम मान लेते हैं अनाज का, और उसी के अंदर गेहूं आएगा, ठीक है, ये हो गया गेहूं, और इसी के अंदर क्या आएगा, इसी के अंदर आएगा मक्का, ठीक है, गेहूं और मक्का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बड़ा वाला सर्कल जो है अनाज को दर्शाता है और छोटा वाला दो सर्कल है वो एक गेहूं को और एक मक्का को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगा। अब इसमें देखिए कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगा ये बोला गया है। तो यहाँ पे एक तीर का निशान है और ये तीर का निशान थोड़ा सा नीचे खसका है और ऊपर एक स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में क्या हुआ है, तीर का निशान फिर एक स्टेप आगे खिसका है और जो स्क्वायर ऊपर था वो बीच में आ गया और ऊपर एक नई आकृति आ गई, है ना। तो जो भी बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, ये एक एक बार आगे खिसकेगा तो स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और ये जो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है या एक्स बोलो वो बीच में आ जाएगा और ऊपर कोई नई आकृति आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, जो स्क्वायर है स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जो कि यहाँ है, और एक्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ऊपर एक नई आकृति यहाँ पे आ गया है, देखो सर्कल। और ये वाला जो तीर का निशान है ये थोड़ा साइड में खिसक जाएगा जो कि इसमें खिसका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो ये बना कैसे है, इस आकृति से ये वाला आकृति बना है, और बना कैसे है, तो ये वाला जो आकृति है कैसे घुमा है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तब जाके ये आकृति बना है, और ये जो बाहर डंडी और बिंदु है वो अंदर आ गया है। तो वैसे ही इसको आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसा बनेगा, चलिए एक बार बनाने का प्रयास करते हैं। पहले तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये जो तीर का निशान है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। तीर का निशान कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो डंडी और जो लाइन है वो कहाँ, इस प्लेस में है, तो घूमने के बाद वो इस प्लेस में आ जाएगा, है ना। ये कहाँ आ जाएगा, इस प्लेस में आएगा, जो अंदर है ये कहाँ जाएगा, बाहर आएगा। तो इस तरह का आकृति बनना चाहिए, और इस तरह का आकृति किसी भी ऑप्शन में नहीं है। हालांकि इसका राइट आंसर व्यापम द्वारा लिया गया है। इसका राइट आंसर व्यापम ने कौन सा लिया है उसको भी बता देता हूँ। इसका राइट आंसर व्यापम के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी है। सीजी व्यापम ने इसका राइट आंसर किसे लिया है, तो ऑप्शन बी को लिया है, और ऑप्शन बी नहीं बनेगा। आप बना के देख लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये वाला क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए, हालांकि विलोपित नहीं किया गया है। राइट आंसर व्यापम ने बी को लिया है, कैसे लिया मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें। ये एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो ये श्रृंखला बना कैसे है उसे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीरीज को समझते हैं। ई से एफ में यहाँ पे आया है, कहाँ, ई से एफ में आया है तो सिंपल +1 हुआ है। उसके बाद एफ से एच में आया है तो एफ से एच में आने पर क्या हुआ है, +2 हुआ है। एच से के में आया है, ठीक है, तो एच से के में जाएंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है। तो आगे जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे, +4 करेंगे। जब आप इसमें यहाँ से +4 करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधा ओ में पहुँच जाएंगे। +4 करेंगे तो क्या करेंगे, +4। देखिए एल एम एन और ओ, फोर्थ प्लेस पे ओ आया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक तो ओ आएगा। उसके बाद अगला वाला सीरीज को समझते हैं। क्यू से एस, क्यू से एस में जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये है क्यू, क्यू से एस में गए तो क्या हुआ है, +2 हुआ है। एस से डब्लू, एस से डब्लू में जाते हैं, ये रहा एस से डब्लू, तो यहाँ पे क्या हुआ है, +4 हुआ है। उसके बाद डब्लू से ए में जाएंगे, तो डब्लू से जब ए में जाएंगे तो फिर +4 हुआ है, ठीक है। डब्लू से आप ए में गए तो क्या हुआ है, +4 हुआ है। कैसे, तो देखिए डब्लू के बाद एक्स वाई जेड और उसके बाद फोर्थ प्लेस पे है ए, तो यहाँ पे क्या आया है, ए आया है, ठीक है। उसके बाद
अब यहाँ से आगे आप जाएँगे या +4 ऐड करेंगे तो कुछ और आएगा, +5 ऐड करेंगे तो एफ आ रहा है। तो इसका राइट आंसर व्यापम ने क्या लिया है? OF लिया है। ठीक है? क्या लिया है? OF मतलब ऑप्शन ए को राइट आंसर लिया है, लेकिन एफ कैसे आएगा? आप यहाँ से ए से +5 करेंगे, ठीक है? +5 करेंगे तब जाके एफ आएगा। अब इसमें कौन-सा लॉजिक लगा है? समझ से बाहर है। आपने क्या किया? आपने देखो यहाँ पे +2 किया, +4 किया, उसके बाद आपने फिर से +4 किया। अब आप किस पैटर्न के आधार पर +5 कर रहे हैं, समझ से परे हैं। आपको समझ में आता है तो बताइएगा। बाकी इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए है, जो कि व्यापम द्वारा ऑफिशियली लिया गया है। ठीक है? कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना इंजीनियर है ना ही अच्छे प्रशासक हैं? अब यहाँ पे एफ अच्छे प्रशासक को दर्शाता है। एफ मतलब ये वाला सर्कल, इसके अंदर जो भी आएगा वो क्या है? अच्छे प्रशासक हैं। ई इंजीनियर को दर्शाता है, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जो भी संख्या है वो क्या है? इंजीनियर है। जी मालिक को दर्शाता है, मतलब इस सर्कल के अंदर जो भी है वो क्या है? मालिक है। आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है जो ना इंजीनियर है और ना ही अच्छे प्रशासक, वो क्या है? सिर्फ मालिक है, उसे आपको बताना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल के अंदर जो भी आएँगे उसको आपको नहीं देखना है, उसे आपको हटा देना है। ठीक है? उसके अलावा अच्छे प्रशासक मतलब एफ के अंदर जो भी है उसे आपको नहीं देखना है, उसे आप हटा देंगे। ठीक है? तो यहाँ से आपने इंजीनियर को हटा दिया, उसके अलावा अच्छे प्रशासक को हटा दिया, ठीक है? अब बचा क्या है? तो बचा है सिर्फ़ मालिक। मालिक कौन है? तो ये जी के अंदर जो आ रहा है वो है मालिक, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, जो ना अच्छे प्रशासक है और ना ही इंजीनियर है, मतलब आपको ये 5 को, 7 को, 6 को क्या कर देना है? छोड़ देना है। आप किसे देखेंगे? तो आप उसे देखेंगे जो सिर्फ़ मालिक के अंतर्गत आ रहा है, जो है 2, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2 क्लियर है? यदि ए में रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द का सही प्रतिबिंब है? ये एक दर्पण है और दर्पण का ये वाला सिरा आपको आपका चेहरा दिखाएगा, वो सिरा है और ये उसका बैक एरिया है, ठीक है? अब दर्पण के सामने ये जून लिखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब ज़ाहिर-सी बात है इधर बनेगा, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये आपसे पूछा गया है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? जैसे ये जिधर से चालू हो रहा है दर्पण के साइड, वैसे ही इधर ये चालू होगा इस तरीके से, ठीक है? मतलब ये वाला जे कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा। चलिए थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। ये बनेगा कुछ ऐसे। उसके बाद यू तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद एन, ये वाला सिरा जो पैर है वो इधर से चालू होके ऐसे होके फिर ऐसे बनेगा और ई क्या हो जाएगा? ऐसे पलट जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा किस में दिख रहा है आपको? तो ऐसा आपको दिखेगा ऑप्शन सी में, मिला सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए पहले आकृति कैसा है, यहाँ पे एक लाइन है और उसमें नीचे के साइड एक एरो है और ये उल्टा यू जैसा एक आकृति है। अब ये उल्टा यू सीधा यू बन गया है, ठीक है? और ये लाइन जो इधर था वो इधर आ गया है, ठीक है? यहाँ आ गया है और ये जो एरो है एक स्टेप इधर आके इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। नीचे की साइड एरो था, ये ऊपर की साइड बन गया है, ठीक है? तो वैसे ही इस वाले आकृति में क्या होगा, ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ आ जाएगा? तो इस साइड आ जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चेंज क्या होगा, ये यू का जो डायरेक्शन है नीचे तरफ है, ये ऐसे यू बनेगा, ठीक है? उसके अलावा ये वाला जो एरो का चिन्ह है वो कहाँ आएगा? वो आएगा यहाँ पे, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वो ऐसे हो जाएगा। ऐसा आकृति आपको कहाँ दिख रहा है? तो ऐसा आकृति दिख रहा है आपको ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? गुरुवार को, रविवार को, मंगलवार को या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता उसे समझिए। ये जो ईयर है, ये जो वर्ष है, ये लीप वर्ष का बात चल रहा है कि नॉर्मल वर्ष का, ये तो बताया ही नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ये तो इसमें डिफाइन किया ही नहीं है ना? लीप ईयर भी हो सकता है और नॉर्मल ईयर भी हो सकता है। तो आप किस बेसिस पे इसको ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, है ना? तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह आकृति को चुनें जो अन्य से भिन्न है। तो सभी आकृति में देखिए जो ऊपर वाला सीधा लाइन है ये क्या है? सभी में कॉमन है। लेकिन ये जो बाकी 3 आकृतियाँ हैं,
ये जो बाकी 3 आकृतियाँ हैं, ये सीधी लाइन से मिलकर बना है। देखिए इसमें 2 सीधी लाइन है, इसमें 3 सीधी लाइन है, इसमें भी 3 सीधी लाइन है। लेकिन ये वाला जो आकृति है वो सर्कल बना है, तो डिफरेंट कौन-सा हुआ? ऑप्शन ए। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर 2 का घात 3 भाग 4 बराबर क्या है? 2 है और 4 का घात 4 भाग 8 बराबर क्या है? 32। तो 6 का घात 2 भाग 4 का मूल्य क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। देखिए सॉल्व करते हैं, बेहद सिंपल है। कुछ नहीं किया गया है, बस आपको इसको कैलकुलेशन करना है। 2 का घात 3, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर भाग 4, ठीक है? भाग 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2, जो कि यहाँ पे आया है, ठीक है? उसके अलावा 4 का घात 4 भाग 8 है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे, क्या आएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक क्या होता है? 256। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 256 और भाग 8 है, तो 8 से भाग करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 1 बचा तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 32, जो कि यहाँ पे आया भी है। उसके बाद ऐसे ही आपको इसे सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा? 6 का घात 2 है, मतलब 6 गुणा 6 बराबर 6 छक्के 36 हो जाएगा और भाग 4 है। 4 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 चौक 36 होता है, ठीक है? राइट आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आया 9, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 7 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। 2 गुणा 15 करेंगे तो 30 आएगा। ऐसे ही 7 गुणा 9 हुआ है तो 63 आया है, तो 15 गुणा 9 करेंगे। तो 15 गुणा 9 जब आप करेंगे तो क्या आएगा? तब आएगा 135। क्या करेंगे आप? यहाँ पे 15 गुणा 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 135, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन सी। क्लियर है? एक निश्चित कोड में ARMY को ASOB लिखा जाता है, तो JUDGE को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए आपको पहले ये समझना है कि ARMY कैसे बना है ASOB, तो कैसे बना है उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको लिखते हैं। ये हमने लिखा ARM और Y, इसी के नीचे लिखेंगे ASO और B। अब यहाँ पे समझिए, जब आप ए से ए में आए तो आपने क्या किया है? प्लस शून्य किया है। आर से एस आए तो आर एस यहाँ पे +1 हुआ है। एम से ओ आए तो यहाँ पे क्या हुआ है? +2 हुआ है। क्यों? एम एन ओ होता है। उसके बाद वाई से आप बी में आए तो यहाँ पे +3 हुआ है। कैसे? तो y के बाद z आता है, उसके बाद फिर आप a b c चालू करेंगे, है ना? तो y के बाद मैंने कहा आपने +3 किया है, तो y के बाद +3, ये हो गया पहले z, उसके बाद a, उसके बाद b, थर्ड प्लेस पे b आया, इसलिए मैंने कहा कि इसमें +3 हुआ है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ यहाँ से, उसके बाद आगे कैसे सॉल्व करना है अगला वाले को उसे समझते हैं। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अब इसमें JUDGE में फिट करते हैं और फिर देखते हैं क्या बनते हैं। लिखते हैं पहले इसको, ये हमने लिखा J, उसके बाद U, उसके बाद D, फिर G और E। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है? इसमें आप पहले स्टेप में क्या करेंगे? +0, +0 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ J का J आएगा। उसके बाद आप इसमें +1 करेंगे तो U के बाद V आएगा। उसके बाद आपको +2 करना है, +2 करेंगे तो D E F, F हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? +3 करेंगे, +3 करेंगे तो G के बाद H I J, क्या आता है? H I J, यहाँ पे आ जाएगा J। उसके बाद E के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको +4 करना है, +4 करेंगे तो क्या आएगा? ई के बाद FGHI, क्या आ जाएगा? I। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकला? JVFJI, JVFJI ऑप्शन बी में है। देखिए कहाँ है? तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, जो अन्य से भिन्न है, उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा मांसाहारी। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे शेर, चीता और बाघ ये सभी क्या है? तो ये है मांसाहारी। लेकिन जो हाथी है वो क्या है? तो ये है शाकाहारी। ये क्या है? ये है शाकाहारी। तो डिफरेंट कौन हुआ? ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है?
अगर HOT को GNS के रूप में कोड करते हैं तो COLD को कैसे कोड किया जाएगा? अब इसे समझने के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले ये कि HOT से GNS कैसे बना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं HO और T, नीचे लिखते हैं हम GN और S। अब इसमें क्या किया गया है उसे समझिए। तो देखिए H के पहले क्या आता है? G आता है, उसके बाद H आता है ना। ओ के पहले क्या आता है? एन आता है और टी के पहले एस आता है। मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है? तो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि ये जो अल्फ़ाबेट हैं, इससे पहले अल्फ़ाबेट, इससे पहले अल्फ़ाबेट, क्लियर है? इससे पहले अल्फ़ाबेट को लिखा गया है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। आप रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा हुआ क्यों है। तो इससे पहले अल्फ़ाबेट को यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए अब आपको ज्ञात क्या करना है, COLD को कैसे कोड किया जाएगा। तो उसके लिए आप पहले COL और D लिख लेंगे। उसके बाद इससे पहले वाले अल्फ़ाबेट को आप लिखेंगे। C के पहले क्या आता है? B आता है। उसके बाद देखेंगे O के पहले क्या आता है? O के पहले N आता है, यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद L के पहले क्या आता है? तो K आता है और D से पहले आता है C। क्या बना? तो ये बना BNKC। BNKC किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो यस, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है? दिए गए समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करें। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और समीकरण में आप देखेंगे स्टार मार्क दिया गया है, ठीक है। इन स्टार मार्क की जगह में आप कौन सा संकेत रखेंगे कि ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, उसी को आपको बताना है। एक ऑप्शन को आप यहाँ पे बैठा के देखेंगे, अगर समीकरण संतुलित हो जाता है तो वहीं उसका राइट आंसर है। दूसरा को बैठा कर देखेंगे, अगर इससे संतुलित होता है तो वहीं उसका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। चलिए एक समीकरण को यहाँ पे बैठा के देखते हैं। जैसे हम बैठाएंगे ऑप्शन बी को, तो ऑप्शन बी में कौन कौन सा संकेत दिया गया है? तो पहले है भाग, तो पहले स्टार की जगह में भाग लिख देंगे, और दूसरा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, और उसके बाद है इक्वल, तो यहाँ इक्वल, उसके बाद है मल्टीप्लाई। चलिए इस समीकरण को हम इधर लिख लेते हैं। ये बनेगा कैसे? तो ये हो जाएगा 40, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 प्लस 4 हो जाएगा, उसके बाद इक्वल 3 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। अब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे? तो गणित का एक नियम है बोर्ड मास, उसी नियम से आपको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। ये बोर्ड मास है क्या? तो उसे एक बार समझ लीजिए। ये एक सीक्वेंस है गणितीय संक्रियाओं को सॉल्व करने का। पहले आप ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? डिवीजन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे नंबर पे ऐड करेंगे, चौथे नंबर पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड आप किसे करेंगे? इन दोनों को, ठीक है। तो 40 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? ये कट जाएगा 20 बार में, यहाँ आ जाएगा 20, क्या बचा? 20 धन 4 इक्वल टू 3 इंटू 8। क्लियर है? उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन किसका होगा? यहाँ होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 धन 4 इक्वल टू 8 या 24 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? एडिशन, ऐड करेंगे। आपको इसे ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, बराबर 24, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड क्या आया? 24 आया, मतलब समीकरण संतुलित हो गया। यही तो आपको करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को सबसे अच्छा चित्रित किया जा सकता है? वेन आरेख से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, क्या दिया गया है? त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को आपको दर्शाना है वेन आरेख के थ्रू। तो यहाँ पे जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर ही क्या आते हैं? वर्ग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी 4 भुजाएं होती हैं। मैंने क्या कहा? अगर ये वाला आरेख चतुर्भुज को दर्शाता है तो इसी के अंदर क्या आएगा? वर्ग भी आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी भी 4 भुजाएं होती हैं। लेकिन जो त्रिभुज है ये टोटली डिफरेंट चीज़ है, तो त्रिभुज के लिए अलग आरेख बनेगा, बनेगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इस तरीके का आरेख बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से एल का स्थान ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट लिख लीजिए।
बाईं ओर से एल का स्थान बताना है आपको। तो ये होता है बाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर से बोला गया है तो आप इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अगर दाईं ओर से बोला जाए तो आप इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे, ठीक है। अगर दाईं ओर से बोला जाए तो आप इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे। अगर आप इसका नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो जाएगा 12। तो देखिए एल का जो स्थान है वो क्या है, 12, ठीक है। यही पूछा गया है आपसे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। यदि एस का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई है, आर का अर्थ डिवाइड है और पी का अर्थ ऐड है, तो इस समीकरण का मान क्या आएगा ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, जो जिसका अर्थ बताया गया है उस संकेत को आप वहाँ पे लिख दीजिए। एस का अर्थ माइनस तो यहाँ पे माइनस लिखिए, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, आर का अर्थ है डिवाइड तो यहाँ पे डिवाइड लिखिए और पी का अर्थ है प्लस तो यहाँ पे प्लस लिखिए, ठीक है। अब इस समीकरण को इधर लिख लेते हैं अच्छे से। ये समीकरण क्या बना, तो ये बनेगा 1 + 45 हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई 2, उसके बाद -4 हो जाएगा। चलिए अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे बोर्डमास नियम से, ठीक है। कौन सा नियम, तो बोर्डमास नियम। इस डायरेक्शन में आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीज़न। तो यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 2 से 45 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 22.5 आ जाएगा। ये समीकरण क्या बना, तो ये बना 1 + 22.5, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, उसके बाद -4, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसको करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन होगा 22.5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 45। नया समीकरण क्या बना, 1 + 45 - 4, उसके बाद ऐड करेंगे। तो ऐड किसको करेंगे, आप ऐड करेंगे इसको, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46 - 4। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, 46 में 4 को माइनस करेंगे। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। यदि 8 7 9 = 9, 6 2 5 = 1 तथा 5 8 6 = 9 है, तो 7 8 5 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना था। हालांकि इस क्वेश्चन को सीजी व्यापन द्वारा विलोपित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है श्रृंखला। श्रृंखला BKK DMM FOO ब्लैंक JSS के लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए समझते हैं, B से आप जब D में जा रहे हैं तो देखिए BCD क्या हुआ, +2 हुआ। D से आप जब F में जा रहे हैं तो D के बाद EF +2 हुआ। वैसे ही एफ से आप आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है, FGH आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। आपने क्या किया, +2 किया। इसमें आप +2 करेंगे तो J आ जाएगा, जो कि आया है। उसके बाद के है और MM है, OO है, SS है। तो के से आप जब M में जाएंगे तो के बाद KLM यहाँ पे भी +2 हुआ है। आगे भी क्या हुआ है, +2 हुआ है। M के बाद NO, उसके बाद यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, +2 ही करेंगे। तो के बाद PQ क्या आ जाएगा, Q, और 2 टाइम है तो यहाँ पे भी 2 टाइम Q आ जाएगा। क्या मिला आपको, तो आपको मिला HQQ, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा। आपको इसे यहाँ से मोड़ना है, तो मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा ये आपको देख के बताना है इस ऑप्शन में। तो इसको आप जब मोड़ेंगे तो चलिए देखते हैं मोड़ के कैसे बनेगा, समझिए एक बार। इसे आप मोड़ेंगे तो ये ऐसे होगा, उसके बाद ये सर्कल यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का चित्र बनेगा यहाँ पे। और ऐसा चित्र आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऐसा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी में। तो यस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 11:45 को दर्पण में देखने पर क्या बचेगा। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 11:60 में आप इसको घटा देंगे। 11:60 में आप 11:45 को घटाएंगे। घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 5 में 4 गया तो 1 आएगा, और इधर ये हो जाएगा 0 0।
शून्य शून्य और 15 इसका मतलब क्या हुआ? 00:15 इसका मतलब हुआ 12:15। ठीक है, 12:15 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और अगर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे बना भी सकते हैं। 11:45 बोला है, मतलब जब 11:45 होगा तो चलिए घड़ी में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 11:45, 11 लगभग लगभग यहाँ होता है ना, और 12 यहाँ होता है। तो सुई का अगर कांटा बनाएंगे तो 11:45, घंटा का कांटा लगभग यहाँ होगा और जो बड़ा कांटा है मिनट का वो यहाँ होगा। जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे, चलिए इसको थोड़ा सा इधर साइड करता हूँ, उसके बाद इसका मिरर इमेज भी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे, और उसके बाद इसका मिरर इमेज बनाते हैं इधर। मिरर इमेज बनाएंगे उसके लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने किया डुप्लीकेट और ये आ गया इधर। ठीक, अब एक चीज़ समझिए, अब ये जो घंटा मिनट का कांटा है वो कैसे हो जाएगा? तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। घंटा का कांटा यह रहेगा और मिनट का कांटा कहाँ रहेगा? इधर रहेगा, है ना। तो क्या बजा है? 12:15 ही तो हुआ है और हमने क्या निकाला है? 12:15। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आसान है। देखिए, मिरर इमेज और वाटर इमेज बेहद इजी टॉपिक है, अच्छे से हमने कराया हुआ है, चैनल में आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये सवाल भी बेहद ईजी है। दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा आरोही क्रम में अर्थपूर्ण क्रम होगा? इसको आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? बढ़ते हुए। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में आप इसको जमाएंगे तो कैसे जमेगा उसको समझिए। 6:45, 06:45 है, 19:30 है और 13:35 है और 2000 है। अब बजे लिखा है, बजे मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है? तो ये है 6:45। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं पतला। अब देखिए, ये है 19:30, इसका मतलब है 19:30 और इसका मतलब है 13:35 और इसका मतलब है 20 बजे, है ना। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? सुबह सुबह का 6 बजे, ये है सुबह सुबह का 6 बजे, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद 6 बजे के बाद दोपहर का 1:35 होगा, तो ये आएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद 19:30, इसका मतलब ये हुआ 7:30 शाम का, तो ये आएगा तीसरे नंबर पर। और 20 मतलब रात का 8 बजे, है ना, तो ये आएगा चौथे नंबर पर। तो पहले कौन आया? ए आया। पहले ए 3 ऑप्शन में यहाँ, यहाँ और यहाँ है, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर सी है। दूसरे नंबर पर सी ना इसमें है ना इसमें है, किस में है? तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे आपको बनाना था। दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो, तो रात 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? कितने बजे? रात 9 बजे। ठीक है, मिनट की सुई बताना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं डायरेक्शन के लिए संकेत। तो चलिए लाइन खींचते हैं। अब इसमें देखिए, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ और ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। उसके अलावा एक चीज़ और समझना है इसमें आपको, ये होता है नॉर्थ ईस्ट और ये होता है साउथ ईस्ट। ठीक है, और ये होता है साउथ वेस्ट और ये होता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में उसे समझिए। दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर है। शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में, तो 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में मतलब घंटे की सुई कहाँ है? इस दिशा में है। ठीक है, घंटे की सुई इस दिशा में है, शाम 6 बजे, है ना, ये हमने लिख दिया 6 बजे। तो रात 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? जब रात को 9 बजेगा तो घंटे का सुई 9 की तरफ होगा और जो मिनट का सुई है वो कहाँ होगा? 12 के पास होगा, इधर होगा ना। तो कहाँ पे है? एन। एन मतलब क्या हुआ? एन मतलब हुआ नॉर्थ। एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, यू वी का पुत्र है, एक्स वाई की माता और यू की पत्नी है। वी और एक्स का क्या संबंध है? बहन, ससुर, चाची, अपर्याप्त डेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपर्याप्त डेटा। डेटा इसमें पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यदि दिए गए चित्र को मोड़कर घन बनाया जाए तो 6 अंक के विपरीत सतह पर कितने अंक वाला सतह आएगा? अगर ऐसा चित्र आपको दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ऐसा चित्र बनाना बेहद आसान होता है। विपरीत अंक प्राप्त करना, निकालना बेहद आसान होता है। देखिए, इसमें 1 के अपोज़िट क्या होगा? 3 होगा। उसके अलावा 2 के अपोज़िट यहाँ पे 4 होगा, क्लियर है? और बच क्या गया? तो बच गया 6 और 5। तो इस 6 के अपोज़िट क्या होगा? 5 होगा। 6 के अपोज़िट 5 होगा और सवाल में पूछा ही किसका है? 6 का विपरीत सतह। तो 6 का विपरीत सतह पर 5 अंक वाला सतह आएगा, ऑप्शन डी, क्लियर है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह को किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा? यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है, वहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, समझिए एक चीज़ इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, तो इसमें 4 गुणा 4 क्या हुआ है? 16। उसके बाद 1 गुणा 1 मतलब 1। इस तरीके से ये 161 बना है। तो वैसे ही इसमें 2 गुणा 2 तो 4 आया, फिर 7 गुणा 7 तो क्या आया? 49 आया। तो ये क्या बना? 449 बना। तो वैसे ही इसमें भी होगा। इसमें कैसे होगा? तो 4 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। उसके बाद 3 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये क्या बना? 169 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करे। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन वाला चित्र है और यहाँ पे 4 लाइन वाला चित्र है। ये चित्र 4 लाइन से मिलकर बना है, ये वाला चित्र 5 लाइन से मिलकर बना है। तो अगला जो भी चित्र आएगा वो 6 लाइन से मिलकर बनेगा। 6 लाइन किस में है? ऑप्शन बी में है। देखिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है? तो ये 6 लाइन से मिलकर बना है, मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ये है प्रश्न आकृति और ये इसमें या इसमें, इन चारों में से किसमें छिपा हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए, किसमें छिपा हुआ है? देखिए, एग्जैक्ट आकृति आपको किसमें दिख जाएगा? ऑप्शन बी में। तो ये किसमें छिपा हुआ है? ऑप्शन बी में छिपा हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए तो पूर्व क्या हो जाएगा? अब इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन का एक डायग्राम बनाना है। हमने पहले बनाया हुआ है, चलिए उसी को यहाँ पे ले आते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले ही बनाया था, यहीं आसपास होना चाहिए, ये रहा। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आसानी होगा समझने में। ये किया कॉपी, उसके बाद ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने डायरेक्शन बना लिया। अब उसके बाद पढ़ते हैं क्या बोला गया है। यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए, मतलब जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व कौन सा है? ये है उत्तर पूर्व। क्या बोला गया है? ये जो उत्तर पूर्व है ये क्या हो जाए? उत्तर हो जाए, मतलब ये हो जाए अगर नॉर्थ, ये हो जाए अगर नॉर्थ। उसके बाद जो उत्तर पश्चिम है, जो उत्तर पश्चिम है वो क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये रहा उत्तर पश्चिम। ये क्या हो जाए? तो ये हो जाए पश्चिम, मतलब ये हो जाए वेस्ट। ठीक है, ये हो जाए वेस्ट। तो पूर्व क्या हो जाएगा? अब देखिए, एक चीज़ समझिए, अगर ये नॉर्थ है, अगर ये वाला नॉर्थ है तो इधर क्या हो जाएगा? तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा साउथ। अगर ये वाला नॉर्थ है तो इधर हो जाएगा साउथ। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं चित्र को। अगर उधर नॉर्थ है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा साउथ। क्लियर है? अगर ये वाला वेस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा? तो अगर वेस्ट है तो इधर हो जाएगा ईस्ट। ये क्या हो जाएगा? ईस्ट, जो पूछा गया है सवाल में। सवाल में पूछा गया है पूर्व क्या हो जाएगा? तो पूर्व क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट। ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। साउथ ईस्ट कहने का मतलब हुआ दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्लास में हमने सीजीपी आपन द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे गए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन देखे एंड डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। आगे इसी तरह के क्लासेस कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। बाकी ये जो पीडीएफ है एज इट इज़ ऐसे ही लिखा हुआ मार्क किया हुआ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने रिवीजन में यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड